अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में शहर लाहौर की सबसे बड़ी खबर और बड़ी तफ्तीश के बारे में आपको अहम पेशरफ्त बताएंगे। बहुत अरसा पहले बलाज टीपू के दादा बिला ट्रकावाला और फिर उसके वालिद टीपू ट्रकावाला कत्ल होते हैं। फिर उसके बाद कुछ अरसा पहले बलाज को भी कत्ल कर दिया जाता है। ये मुकदमा तीनों का एक ही पार्टी पर दर्ज किया जाता है, जिसमें ख़ासकर 109 की दफ़ात शामिल की जाती है। और 109 की दफ़ात शामिल होने के बावजूद भी मुल्ज़मान को किसी किस्म की सज़ा नहीं मिलती है। पुलिस की जानिब से इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इस तफ्तीश को मुकम्मल कर रहा था। आफ्ताब फुलरवान समेत दीगर पुलिस अफसरान भी इस तफ्तीश को मुकम्मल कर चुके हैं। इसके हवाले से तफ्तीश में क्या कुछ इंकशाफात हुए, कौन मुल्जिम करार पाया, कौन 109 में शामिल था, कौन इस तफ्तीश में इश्तिहारी करार दिया गया है, ये सब कुछ हम आपको आगे चल के ये भी बताएंगे कि इस तफ्तीश का नतीजा क्या निकला है, किसको कितनी और क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी इस केस से जुड़े बहुत से अहम वाक़यात और अहम चीज़ें आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि आज के जुर्म अंजाम में कत्ल की एक बड़ी वारदात इस तरह से है कि सोशल मीडिया, टेलीविज़न पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस कत्ल केस के हवाले से बहुत हाइप रही। कई बरसों से चलने वाली इस दुश्मनी की वजह से जब ये कत्ल की वारदात होती है तो इसको बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस तस्वुर किया जाता रहा और इसको हाई प्रोफाइल केस के तौर पर ही हैंडल किया गया। अमीर बलाज जो है वो टीपू ट्रकावाले का बेटा है और इसकी बराह रास्त किसी के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन चूँकि ये दरीना दुश्मनी, ख़ानदानी दुश्मनी, पहले इसका अमीर बलाज का परदादा, फिर दादा, फिर वालिद और फिर वो ख़ुद भी कत्ल हो जाता है, तो ये सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी हाइप रही। सोशल मीडिया ट्रायल भी किए जाते रहे। बहुत सारे लोग जो थे वो अमीर बलाज और लतीफ़ी भट्ट के हवाले से जो दोनों ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी थी उस पर तबसरे भी करते रहे, तस्करे भी करते रहे। लेकिन 109 के मुल्ज़मान जो थे वो फ़रार हो जाते हैं। CIA के पास जब तफ्तीश जाती है, इस पर एक बाकायदा एक पैनल बनाया जाता है। आगे चल के हम आपको उसी पैनल के जो सरबराह भी हैं और जिन्होंने ये सारी तफ्तीश की है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के SP हैं CIA, जिसका नाम था पुराना आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब, उन्होंने इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। उन्होंने हमारे साथ इस तफ्तीश के हवाले से तफसीली बात भी की, वो भी आपको आगे चल के ज़रूर उसके हवाले से बताएंगे। इस केस को अहमियत क्यों हासिल हुई? वैसे तो लाहौर शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई कत्ल की वारदात ऐसी होती रहती है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा जो है वो हाइप उसकी क्रिएट नहीं होती है, उसको हाई प्रोफाइल केस नहीं कहा जाता। इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें चूँकि अमीर बलाज एक हाई प्रोफाइल जो केस में शामिल था, ख़ानदानी दुश्मनी थी और ख़ानदानी जो है रंजिश और ख़ानदानी दुश्मनी चलती आ रही है। उस वजह से जब उसको कत्ल किया गया तो इसको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ही जो है वो डिस्कस किया जाता रहा। सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे हमसाया मुल्क में भी इस केस को बहुत ज़्यादा जो है TV चैनल्स पर नशर किया जाता रहा, हमसाया मुल्क के TV चैनल्स पर। फिर उसके साथ साथ ये हुआ कि हमसाया मुल्क के ही बहुत मशहूर एक गुलकार थे, एक सिंगर थे, उनको भी सिद्धू मूसेवाला, उससे रिलेट किया जाता रहा। लोग जो है वो जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए कमेंट्स भी करते रहे और इस तरह की वीडियोस भी बनती रहीं। कोई भी पुरानी वीडियो अमीर बलाज की जो थी वो सोशल मीडिया पर लाखों के सूरत में उसके जो थे वो व्यूज़ आते थे। इसी तरह से इसी दौरान पर लतीफ़ी भट्ट का एक ही बयान जो है वो सोशल मीडिया पर आता है। किसी नामालूम मुकाम से वो अपना एक इंटरव्यू या अपना एक वीडियो
जो है वो रिकॉर्ड करके भेजते हैं और इस केस के हवाले से वो वजाहत करता है तीफी भट्ट। वो ये कहता है कि उसका इस कत्ल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बहुत जल्द इस केस में शामिल तफ्तीश हो जाएगा और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, उनके पास वो जो है वो शामिल तफ्तीश भी हो जाएगा। लेकिन काफ़ी अरसा गुजर गया है इस बात को, लेकिन अभी तक वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। टीपू कत्ल केस जो था उसमें भी 109 की दफ़ात के तहत तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर मुकदमा दर्ज होता है। उसके अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो बिल्ला ट्रका वाले का जब कत्ल होता है, नीफा बाबा उसको कत्ल करते हैं, तो तब भी 109 की दफ़ात के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होता है। फिर जो अमीर वलाज है उसका कत्ल होता है, तो उसमें भी टीपू ट्रका वाले और बिला ट्रका वाले कत्ल केस की तरह इसमें 109 की दफ़ात के तहत जो है टीपू 109 की दफ़ात के तहत तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को शामिल किया जाता है। कुछ लोग, कुछ ज़राए इस बात का दावा करते हैं, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, कि इस केस में शायद गोगी भट्ट की बराह रास्त कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। पुलिस से, मुतलका अफसरान से ये सवाल भी किया गया कि क्या आपकी तफ्तीश में जो गोगी भट्ट है वो इसमें मुलजिम है, 109 में या 302 में या किसी भी मामले में जो दफ़ात लगाई हैं उसमें मुलजिम करार पाता है। तो उसका एक गोल मोल सा जवाब दिया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि वो इस मुकदमे का मुलजिम है और कोई भी मुलजिम जब शामिल तफ्तीश नहीं होता और उसको जो है शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता तो फिर वो इश्तिहारी करार दिया जाता है, और इश्तिहारी अगर करार दिया जाए तो फिर उसको पाकिस्तान में या बैरून मुल्क भी हो, किसी जगह से भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी तो किसी किस्म की गिरफ़्तारी ना होती हुई दिखाई देती है। यकीनन पुलिस की तफ्तीश, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही इस बात का हतमी तौर पर फ़ैसला कर सकती है कि कौन गुनहगार है और कौन बेकसूर है। लेकिन माजी में, जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, कि इसी ख़ानदान, इन्हीं दोनों ख़ानदानों में जो मुकदमे दर्ज हुए, जो सबसे ज़्यादा लोग कत्ल हुए, वो टीपू ट्रका वाला या उसको अड्डे वाले लाहौर में मशहूर है कि शाह आलम मार्केट के अड्डे वाले जो लोग हैं, इनके लोग कत्ल हुए। और उसमें जो मुलजिम रहे वो एक ही दूसरी उनकी दरीना दुश्मनी, ख़ानदानी दुश्मनी चलने वाले जो लोग हैं, उन्हीं पर 109 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता रहा। लेकिन अगर माजी के मुकदमात की भी बात की जाए तो उसमें किसी को भी कसूरवार करार नहीं दिया जाता। कसूरवार करार से मुराद ये है कि किसी को सज़ा नहीं मिलती है। मुकदमे ज़रूर दर्ज होते हैं, शामिल तफ्तीश भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उनको सज़ा नहीं मिलती है। ये उस दौर की पुलिस अफसरान या उस वक्त की अदालतों ने यकीनन ये फ़ैसला किया होगा। तो अब इस केस में ख़ास बात जो एक ये है कि अब इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। हम जो कानून के मुताबिक, जो आइन के मुताबिक तफ्तीश करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है, उस पुलिस का बयान शामिल करेंगे। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें भी हमने यही चीज़ मद्देनज़र रखी थी कि DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर, उन्होंने क्या कहा था, उन्हीं की बात अथेंटिक और उन्हीं की बात ज़िम्मेदार है, तो उनका ही बयान शामिल किया था। किसी ऐसे शख्स को या किसी ऐसे शख्स का बयान शामिल नहीं किया था कि जो अपनी राय ठोंसने की कोशिश करता हो या अपनी राय जो है वो देकर किसी तफ्तीश में जो है उसका कोई बयान असरअंदाज हो, ऐसा किसी को शामिल नहीं किया गया था। इस केस में भी हमने सबसे ज़िम्मेदार जो इस केस को SP लेवल के जो ऑफिसर हैं वो इसको देख रहे हैं, उन्होंने हतमी तौर पे सारी चीज़ें की हैं। उन्होंने क्या कहा, उनका क्या कहना था, हरफ ब हरफ हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। लेकिन उसका असल मकसद ये है कि जो तफ्तीश पुलिस ने की है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। उसमें कितने लोगों ने गुनहगार होना था, कितने लोगों ने बेगुनाह होना था, कितने लोगों को जो है वो इस केस से जो है वो फ़ायदा हो सकता था, तफसीली तौर पे जो तफ्तीश हुई है उसको हमने उनकी ज़ुबानी ही इस प्रोग्राम में शामिल किया है। दूसरी जानिब अब इस केस में मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है।
ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के एसपी हैं जी आफ्ताब गुलरवान हमारे पास, जिन्होंने बलाज टीपू के हवाले से मुकम्मल तफ्तीश की और इसका केस की जो चलान है वो भी अदालत में जमा करवा दिया गया है। आफ्ताब साहब, बड़ा हाईलाइट केस था जो कत्ल हुआ बलाज का, तो पुलिस ने CIA ने जो इसकी तफ्तीश है वो मुकम्मल कर ली है। कौन कौन से लोग गुनहगार पाए गए हैं और इसमें जो सुहेल मलिक था और एहसन शाह था और दीगर लोग थे, पुलिस की तफ्तीश में कौन कौन से गुनहगार हैं? जी शेख साहब, सबसे पहले मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि केस की बहुत ज़्यादा अहमियत के पेश नज़र एक इन्वेस्टिगेशन पैनल तश्कील दिया गया, जिसमें मेरे साथ SP शहजाद रफ़ीक अवान, अतर DSP साहब और DSP साहब डिफेंस, हम चारों का पैनल था। उस पैनल ने दिन रात मेहनत करके इस मुकदमे के एक एक पहलू को तफ्तीश की, तमाम मुमकिना शवाहिद इकट्ठे किए, मेडिकल एविडेंस, ओरल एविडेंस, ऑक्यूलर एविडेंस, जो पोस्टमार्टम था उसके बड़े बारीक बीनी से तज्ज़िया किया गया, CDR का तमाम किया गया। यानी हमने कोशिश की कि कोई पहलू भी इस तफ्तीश का तिश्ना ना रह जाए। तो हमारी उस पैनल की तफ्तीश के मुताबिक इस सारे केस का जो मास्टरमाइंड है वो तीफ़ी भट्ट है, जिसने मुज़फ़्फ़र शाह, हारून और बिलावल 3 मुल्ज़मान को हायर किया एज़ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जिन्होंने जाके अमीर बालाज को उधर शादी के फंक्शन में मौका पाकर हिट कर दिया। उसमें अमीर बालाज मौके पर जाँ बहक हो गए और एक जो शूटर मुज़फ़्फ़र शाह था वो मौका पर मारा गया। दूसरा शूटर हारून था जो मौके से भाग जाने में कामयाब हो गया, वो बाद में गिरफ़्तार हो गया, उससे पिस्टल भी बरामद हो गया। और तीसरा जो उनके साथ था वो बिलावल था, और बिलावल वो कैरेक्टर है जो तीफ़ी भट्ट की दूसरी बीवी का भतीजा है। ठीक है, वो मफरूर होकर इस वक्त दुबई बैठा है, जिसके रेड वारंट के लिए हम तहर्रुक कर रहे हैं। तीफ़ी भट्ट भी बैरून मुल्क फ़रार हो गया, उसका भी रेड वारंट हासिल किया जा रहा है। इसमें एक कैरेक्टर गोगी भट्ट है। गोगी भट्ट भी मफरूर है, इस वक्त वो मुजरम इश्तहारी डिक्लेयर हो चुका है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको गिरफ़्तार किया जाए। 2 मुल्ज़म और गिरफ़्तार हुए। इसके अलावा एक मलक सुहेल जिसने आसन शाह की और तीफ़ी भट्ट की मुलाकात करवाई, उस मुलाकात के एवज़ उसने रकम वसूल की, वो रकम भी बरामद कर ली गई है। और दूसरा वो हाईलाइटेड कैरेक्टर आसन शाह जो कि अमीर बालाज का दोस्त था, और उसने भी बड़ी भारी रकम लेके मुखबरी की और तमाम जो अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी वो कातलों तक पहुंचाई। उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया। उससे 35,25,000 रुपये वो बरामद कर लिए गए जो उसने इस मुखबरी के एवज़ वसूल किए थे। ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, इस पर एक आपने जिक्र किया है कि मरकज़ी मुलज़िम जो है वो बनता है तीफ़ी भट्ट। जी, गोगी भट्ट जो है इस तफ्तीश में आपकी किसी जगह पे मशवरे में या वैसे कोई मुलव्वस पाया जाता है? इतलात ये मिलती हैं कि गोगी भट्ट का इस केस से या इस कत्ल से ताल्लुक़ नहीं है। आपकी या पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? देखिए, गोगी भट्ट इस मुकदमे में नामजद मुल्ज़म है FIR का, और डे 1 से आज तक वो मफरूर है और भागा हुआ है। ठीक, अगर वो अपनी लीगल पोजीशन क्लियर करवाना चाहता है तो उसे अपने आप की गिरफ़्तारी पेश करना होगी पुलिस के सामने, और हम यकीन दिलाते हैं, जो कि लाहौर पुलिस की रिवायत है कि हम ज़्यादती नहीं करेंगे। अगर वो मुजरम है तो बच नहीं सकेगा, अगर बेगुनाह है तो सामने आए, अपने आप को पेश करे और अपनी सफाई की उसके पास कुछ शहादतें हैं तो पुलिस के सामने लाए। ठीक है। आफ्ताब साहब, मुज़फ़्फ़र शाह जो शूटर था जिसने बलाज को कत्ल किया, वो किसकी गोली से कत्ल होता है, ये तफ्तीश क्या कहती है? वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हुई, क्योंकि हारून जो इनका शूटर था उसके पास भी ऑटोमेटिक पिस्टल था, उसने भी फायरिंग की और वहाँ पे भगदड़ मची। तो उस पे
जो मौक़िफ़ है मुद्दई का, और उस मौक़िफ़ को अभी तक जुटलाने के लिए कोई दूसरी शहादत सामने नहीं आई कि मुज़फ़्फ़र शाह कातलों की ही फायरिंग से मारा गया। ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, आप बड़े कानून को समझते हैं और 2 लोगों का कत्ल होता है, चाहे वो बलाज है या मुज़फ़्फ़र शाह है। मुज़फ़्फ़र शाह का कत्ल किसी भी दूसरे शख्स की गोली से होता है, तो क्या उसकी भी कोई FIR दर्ज हो सकती है? कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक चूँकि जगह एक है, वक्त एक है, वकूआ एक है, तो दूसरी FIR दर्ज नहीं होगी, बल्कि इसी ही मुकदमे में अगर कोई मौक़िफ़ है तो वो सामने लाएंगे और इसी मुकदमे की फ़ाइल में ज़िमनी दर्ज की जाएगी और शहादतें दर्ज, जिसको क्रॉस वर्शन कहा जाता है, ये जिसे आम ज़ुबान में क्रॉस वर्शन कहा जाता है। लेकिन अभी तक क्रॉस वर्शन के हवाले से ना तो कोई शहादत है, ना कोई सामने बयान आया है। ठीक है। आफ्ताब साहब, ये भी बताइएगा कि ततीमे बयान में जो मुद्दई हैं मुकदमे में, उन्होंने तीफ़ी बट की वहाँ पे मौजूदगी और गोगी बट की मौजूदगी वहाँ पे जो है ज़ाहिर की है। जो FIR है उसमें ये कहा गया कि 109 में उसको रखा गया था। तो ततीमा बयान जो है वो आया, उसकी रोशनी में आप क्या कह सकते हैं तफ्तीश के हवाले से? और पहले 109 में थे दोनों मुल्ज़मान, इस हवाले से बताइएगा। आला अदालतों के बड़े क्लियर फ़ैसले हैं कि किसी मुकदमे की तफ्तीश में जो FIR है वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, वो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। ठीक है। तो अगर FIR में और ततीमा बयान में कोई कंट्रडिक्शन आएगी तो टेक्निकली स्पीकिंग FIR प्रिवेल ओवर करेगी। ओके। FIR सुप्रीम डॉक्यूमेंट होगा। तो हमारी जो तफ्तीश है पैनल की, उसके मुताबिक जो FIR दर्ज करवाई गई है बिल्कुल दुरुस्त दर्ज करवाई गई है, और उसमें जो मुद्दई का मौक़िफ़ है वो तफ्तीश में भी साबित हो चुका है। ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि 109 की दफ़ात के तहत जिसको भी शामिल किया जाता है मुकदमे में, पाकिस्तान में तो ऐसी कोई सिवाय एक मिसाल के कोई मिसाल नहीं है कि किसी को सज़ा मिली हो। इस केस में बतौर पुलिस ऑफिसर आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा ही होगा कि जिसने कत्ल किया वो भी मारा गया और जिसको वो मारने आया था उसको भी उसने कत्ल कर दिया? इसमें बाकी लोगों को कितनी सज़ा मिलेगी? सुहेल मलिक जो है वो ज़मानत उसकी हो चुकी है और एहसन शाह जो है उसने ज़मानत के लिए अप्लाई कर दिया है। किसको सज़ा मिलेगी और क्या सज़ा मिल सकती है आपकी तफ्तीश के मुताबिक? देखिए, 109 इसलिए साबित होने में मसाइल आते हैं कि तफ्तीशी अफसर कड़ी से कड़ी मिलाने में कामयाब नहीं हो पाते। हमने इस मुकदमे में जो तफ्तीश की है तो वो वक़ूए से 5 महीने पहले से हमने तफ्तीश का आगाज़ किया है। पहली जो मुलाकात हुई, ठीक है, तीफ़ी बट की और मलिक सुहेल की, उसके बाद फिर अगली मुलाकात हुई आसन शाह की तीफ़ी बट की वाया मलिक सुहेल, उसके बाद फिर इसका आसन शाह का वक़ूए से पहले मुल्क से बाहर चले जाना, फिर वहाँ से उसको कॉल करनी अमीर बालाज को, उस कॉल के भी हमारे पास गवाहान मौजूद है। तो हमने वो लॉजिकल तरतीब के मुताबिक तमाम शहादतें मुकम्मल की हैं। और ये कहना कि 109 में सज़ा नहीं होती, ये बात इसलिए गलत है कि 109 काबिल सज़ा जुर्म है, PPC में दर्ज है, शहादतों पे सज़ा होनी। अगर आप परफेक्ट शहादतें लाएंगे तो अदालत सज़ा सुना देगी, अगर आप डिफेक्टिव शहादतें लाएंगे तो फिर ज़ाहिर सज़ा नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, आखिर में एक सवाल ये है कि ये गैंग वार है, बड़े अरसे से दरीना दुश्मनियाँ जो हैं वो चलती आ रही थी। इसमें पहले बाप दादा परदादा सब लोग इसमें कत्ल हुए। आपने इस सारे केस को ख़ुद सुपरवाइज़ किया, आपके साथियों ने भी सुपरवाइज़ किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती रहीं कि एहसन शाह जो है वो जब मलिक सुहेल के साथ तीफ़ी बट को मिलने जाता है तो उसकी गाड़ी वहाँ पे पंजाब जो फोटो स्टेडियम है वहाँ पे खड़ी होती है, फिर वो मोबाइल वहाँ पे रख जाते हैं। फिर ये भी बात आई कि तीफ़ी बट जब इस मुल्क से फ़रार होता है तो 3 शहरों से उसकी जो टिकट है जहाज़ की वो बुकिंग होती है। और क्या इतनी आसानी के साथ कोई शख्स अगर 109 में 9 का मुलजिम हो तो वो मुल्क से फ़रार भी हो सकता है? और एहसन शाह जिसने वहाँ पे मुखबरी की, जो इतलात दी, सिर्फ 2 मुलजिम पकड़े गए। इसमें ये नहीं आपको लगता कि
ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट किसी मेन मुलजिम को नहीं पकड़ सका अभी तक? पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के पास वो तफ्तीश बाद में तब्दील होके आई। शुरू में तो ये लोकल पुलिस के पास थी, हमारे पास पहले थी नहीं। तो जो लोकल पुलिस के पास थी, लोकल पुलिस को भी उस वक्त तक जो मैं देखा है वो कन्फ्यूजन थी, जिस कन्फ्यूजन का फ़ायदा मुलज़िम ने उठाया और वो फ़रार हो जाने में कामयाब हो गया। ठीक है। और जो बाकी लोग पकड़े गए हैं वो कोई उसमें ऐसा किरदार किसी का नहीं निकला, ज़मानतें हो रही हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? जो उस वक्त को शूटर था जिसने मौके पे फायरिंग की, वो हमारे पास हारून मौजूद है, वो गिरफ्तार है, जेल में है, उससे असला बरामद हो चुका है। अच्छा, ऐसे वो उसने किसको मारा था? ये मुश्तरका फायरिंग की ना, दोनों ने फायरिंग की। दोनों ने फायर किया? दोनों ने कितने फायर लगे थे वैसे बलाज को? बालाज को 3 फायर लगे हैं। ये 2 शूटरों की फायरिंग से कत्ल हुआ या इससे ज़्यादा थे? अब वो डिटरमिन करना तो वो अभी बाद की बात, क्योंकि एक शूटर तो मारा गया। ठीक है। तो दूसरा शूटर मान रहा है कि मैंने फायरिंग की। ठीक है। और ये भी मानता है कि मुझे किसने भेजा? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर बयान है। तीफी बाट ने भेजा मुझे, तीफी बाट ने पैसे दिए, तीफी बाट ने हायर किया, उसमें बिल्कुल क्लियर उसका बयान है। बिल्कुल हतमी तौर पे आखिरी सवाल, अगर तीफी बाट पाकिस्तान आता है, इंटरम करवा के आपके पास शामिल तफ्तीश होता है, तो फिर क्या पुलिस करेगी कि उसकी इंटरम जो है वो कैंसिल करवाने की? लाजमन उसकी इंटरम कैंसिल करवाने के लिए पुलिस और प्रोसिक्यूशन पूरा इसमें जोर देंगे, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गोगी बाट के लिए एक जगह पे छापा मारा, नहीं पकड़ा गया, सच है? गोगी बाट के लिए हमने एक जगह पे, हमने कई जगहों पे छापा मारा है। फरार हुआ? मफरूर है अभी। वहाँ से फरार हुआ? नहीं, मफरूर है ना। नहीं, जहाँ पे आपने छापा मारा कहीं से फरार भी हुआ? सिर्फ हम नहीं, बाकी एजेंसियाँ भी छापे मार रही हैं उसके लिए। वो मोस्ट वांटेड बंदा है हमारा, मोस्ट वांटेड मुल्ज़िम है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो एसपी हैं जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की, वो तमाम तफ्तीश के हवाले से जो अहवाल था उनकी ज़ुबानी आपने सुना। अब हमारे साथ नई मुस्तफ़ा साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपने पुराने दौर में क्राइम रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, लेकिन इस केस पर गहरी नज़र रखते रहे हैं। और जो दरीना दुश्मनी, ख़ासकर जो लाहौर के ख़ानदानी दुश्मनियों का सिलसिला आज तक चलता आ रहा है, उसके ऊपर इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं। नईम मुस्तफ़ा साहब, बलाज कत्ल केस के हवाले से हमने पहले भी बात की थी हमारे प्रोग्राम में, आपने कैसे दुश्मनी का आगाज़ हुआ, जो ताजर सियासत थी उसका आपने ज़िक्र किया। अब ये केस चूँकि बड़ा हाई प्रोफाइल रहा, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे इसकी बड़ी हाइप रही, अब इसकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 घराने जिसमें तीफी भट्ट और बलाज टीपू का ख़ानदान था, उसमें इससे पहले भी बिला ट्रक्का वाले और टीपू ट्रक्का वाले और बराज जो है अमीर बलाज के कत्ल में भी 109 की दफ़ात के तहत जो तीफी भट्ट हैं और गोगी भट्ट हैं वो मुलज़िम करार पाए गए। पहले भी वो जो है वो कसूरवार नहीं पाए जाते रहे, तो अब भी कोई ऐसी अथेंटिक और ऐसी चीज़ कोई अभी तक सामने नहीं आई। इश्तिहारी ज़रूर हुए हैं, लेकिन ना तो उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, वही उसी तरह से हुआ जैसे माजी में होता रहा। बड़ा कत्ल की वारदात हुई और वो मुल्क से बाहर चले गए और जब आए तो बेगुनाह हो गए। क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है शेख साहब कि इस हाई प्रोफाइल केस को, आपने खुद कहा कि हाई प्रोफाइल है, उसको बड़े लाइट अंदाज में लिया गया। मैं समझता हूँ कि लाइट अंदाज नहीं था, ये इंतहाई गैर संजीदा एक्ट था पुलिस का कि पुलिस ने बालाज के कत्ल को, जो मेरा ख्याल है कि इस ख़ानदान का बहुत अहम फ़र्द था, जिसका इस 2 ख़ानदानों का जो आपने दुश्मनी का तस्करा किया, उन दोनों कश्मीरी ख़ानदान हैं, उनका किसी किस्म का दूर का भी इससे वास्ता नहीं था और वो बड़ा सुलहकुन और सुलहजूस आदमी था, पढ़ा लिखा था, बैरून मुल्क उसने तालीम भी हासिल की और वहाँ रहन सहन भी वहाँ का अपनाया। लेकिन एक मामला बड़ा अजीब सा महसूस हुआ इस वक्त कि तफ्तीश पुलिस ने जिस अंदाज से की ना, वो ये जो केस था वो उसका मुतकाज़ी नहीं था। ठीक है। इस केस को हाई प्रोफाइल केस समझना चाहिए था और इस अंदाज का हाई प्रोफाइल कि उससे तफ्तीश से पता लगता कि जदीद तर्ज पे की गई है। ठीक है।
इसकी तफ्तीश ऐसे ही की गई जैसे कोई माजा साजा मर जाए, लावारिस हो, कोई उसका ख़ानदान ना हो, कोई उसका बैकग्राउंड ना हो, और दो बड़े ख़ानदानों के दरमियान झगड़े की नज़र से इसको देखा जा रहा था। उसके लिए जो सिस्टम था, पुलिस ने किसी को मलूज़े खातिर नहीं रखा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तफ्तीशी जो है वो तफ्तीशी ये उस दौर का तफ्तीशी जिसने बड़े बड़े तफ्तीशियों के साथ काम ज़रूर किया। आफ्ताब पहलवान साहब बड़े मोहतरम हैं मेरे, बड़े केस उन्होंने हल किए, लेकिन उनके सतह की तफ्तीश नहीं थी। ठीक है। एक तो वो जिस शहर में रहे, इस बड़े लाहौर मेट्रोपॉलिटन में, उनके ताल्लुकात, उन पे असर व रसूख, उनकी शख्सियत पर दबाव, ठीक है, वो इस तफ्तीश के काबिल नहीं थे कि आफ्ताब को, ठीक है उनका मनसब, उनका ओहदा, उनका महकमा वही था जो उनको करना चाहिए था, उसी को तफ्तीश करनी चाहिए थी। लेकिन ये केस ऐसा था कि इसमें हमें कोई ना कोई ऐसा माहिर तफ्तीशी अफसर, भला रिटायर्ड होता, तो अहमद खान चदर थे जिनकी टीम में काम किया आफ्ताब पहलवान ने, उमर विर्क थे, चौधरी मसूद अजीज़, सैयद सऊद अजीज़, ये पुराने जो तफ्तीशी थे जिन्होंने बड़े बड़े केसेस तफ्तीश किए। तरीन साहब थे, DSP असलम तरीन, DIG को से रिटायर हुए, SP से लेकर DIG तक लाहौर में। बिल्कुल। वो रैंकर तफ्तीशी अफसर जो तफ्तीश के मुख्तलिफ पहलुओं को जानते हैं, उसकी रमूज से आगाह हैं। हमने उनसे किसी से तफ्तीश करवाने के बजाय एक ऐसे शख्स को तफ्तीश सौंप दी जो इस केस में शायद इंसाफ नहीं कर सकता था। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात बल्कि ये हो गई। तीसरी बात ये कि इस केस का हशर मुझे वही होता दिखाई दे रहा है जो बलाज के बाप यानी वालिद मरहूम और मकतूल दादा, उनके केसों का हुआ। बिल्कुल ठीक है। उसमें आपने खुद ये फरमाया कि उन्होंने 109 अबेटमेंट इहानत जुर्म में इसी तीफी बर्ड को, गोगी बर्ड को रखा था। यही दुश्मनी उसकी वजह या नात बताई गई थी। इसी अंदाज से जुर्म आयद किया गया था जिस तरह आप किया, एक दो शिकों के अलावा। बिल्कुल ऐसे ही। वो इजाफी हैं जो अब होने जा रही हैं, लेकिन उसमें से पहली नहीं दूसरी पेशी पे तीफी भी और गोगी बेगुनाह हो गए। अबेटमेंट की तारीफ ये है कि कोई शख्स ये कहे, मुदई या उसका ऐनी शाहिद ये कहे कि मैंने आंखों से देखा, कानों से सुना कि गोगी बट और तीफी बट ये गुफ्तगू कर रहे थे, फलां शख्स की ड्यूटी लगाई, उसको कोलैबोरेट करे और कोलैबोरेट करके ये साबित करे मुदई कि इहानत जुर्म इस पे यूँ साबित होती है। अभी तक बिलमुशाफा नहीं किया गया मुल्ज़िम और मुद्दई फरीक को, गिरफ्तार ही नहीं हुए। रूपोश हैं, मफरूर हैं दोनों। बिल्कुल ऐसे, दोनों कज़न 109 के मुल्ज़िम मफरूर हैं। मफरूर। जो शख्स गिरफ्तार किया गया एहसन शाह, वो केस का किसी तौर मुल्ज़िम नहीं है कि उसने अपना डिफेंस, अपनी अलीबाई, अपना दिफा ये बताया है कि मैं उम्रे पे बाहर किया हुआ था। बिल्कुल ऐसे, वो साबित हो गया। उसने अपने CDR, अपनी मौजूदगी से ये साबित किया। चलें, आप उससे कहेंगे टेलीफोन पे उसको हिदायत मिली, अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक कोई कॉल ऐसी नहीं थी जिससे ये साबित होता हो कि तीफी ने या गोगी ने उसको फ़ोन करके ये कहा हो कि ये कर ले। बिल्कुल ठीक बातें। तीसरी बात, इस वाक़े का, साने का मरकज़ी मुल्ज़िम जो शूटर था मौके पे, मुज़फ़्फ़र हुसैन, उसको मौके पे मार दिया गया। ये वही हुआ जो हमारे पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान के मुल्ज़िम सैयद अकबर को मौके पे गोली मार के ख़त्म की गई थी एविडेंस। आपने एक बड़ी शहादत मौके पे ख़त्म कर दी, दूसरी शहादत कोलैबोरेट नहीं हुई, तीसरी आना तो जुर्म साबित नहीं हुआ। मुझे आप बताएं केस में किस जगह जान है? नहीं साहब, अगर मुज़फ़्फ़र हुसैन, मुज़फ़्फ़र शाह अगर ज़िंदा होता और वो कोई स्टेटमेंट देता कि उसको किसने भेजा, स्टेटमेंट पुलिस की हिरासत में नहीं, 161 का स्टेटमेंट नहीं, पुलिस के रूबरू नहीं,
अदालत में 164 के बयान के तहत वो इकरार जुर्म करता और ये कहता कि तीफी बट और गोगी बट के कहने पे मारा, उसके बावजूद मुलजिम पर इहानत जुर्म साबित मुद्दई ने करनी थी। अदालत में जिस तरह वो बयान दे, मौके का शाती या मुलजिम गिरफ्तार अदालत में जाके कि मैं ये हल्फन इकरार कहता हूँ कि मुझे तीफी और गोगी बट ने ये कहा था, उनके कहने पर मैंने ये एक्ट किया, उसके बावजूद आपने साबित करना है उस इहानत जुर्म को। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस, नवाब मोहम्मद अली खान कसूरी का, वो केस पाकिस्तान की तारीख़ जुर्म जो है ना, उसका वाहिद केस था जिसमें मुद्दई और मुलज़म को मुशावरत के लिए आमने सामने नहीं बिठाया गया। लेकिन भुट्टो सजा पा गए। वो चूँकि सियासी कार्रवाई थी जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने कितने साल बाद, निफ सदी होने वाली, इतने 40-45 साल बाद ये कहा कि जनाब ये तो एक जुडिशल मर्डर था, इसमें कानून शहादत की कोई शिक पूरी नहीं की गई। इहानत जुर्म का जो मुलजिम है उसकी गवाहियाँ कोलैबोरेट करनी चाहिए दूसरे मुलजिमों की गवाहियों से, वो शहादतें नहीं कोलैबोरेट की गई। वाक़याती शहादत ने इसको सेकंड नहीं किया। अब वो कह रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जिस बेंच ने ये करार दिया कि जुडिशल मर्डर था, उसने ये कहा कि जजों ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। बस यही केस है बालाज का जिसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, और इंसाफ के तकाजे पूरे न करने के साथ साथ सबसे बड़ा काम क्या किया गया, आपने असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश की। 100 गुनाहगार छूट जाए, रिहा हो जाए, बरी हो जाए, एक बेगुनाह फांसी चढ़ जाए, वो कई गुना ज़्यादा बदतर गुनाह है। बिल्कुल ऐसे आप किसी बेगुनाह पे साबित करने की कोशिश करें, बाद में उसने रिहा हो जाना है। और मैं आज आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इस केस का ज़ीरो नतीजा नहीं निकलना जिस तरह तफ्तीश की गई। इस किस्म की नाकिस तफ्तीश इतने बड़े केस में नहीं होनी चाहिए थी। और मैं अब भी ये समझता हूँ कि अगर इस केस के तकाज़ा इंसाफ जो हैं पूरे करने हैं तो किसी न किसी शख्स को, कि वो कोई भी हो, भले कैसे ही हो, जो तफ्तीशी हो माहिर, भले वो जुडिशरी से हो, भला इन्वेस्टिगेशन का हो, ऑपरेशन का हो, पुलिस अफसर हो, रिटायर्ड हो, सर्विंग हो, उससे इसको असर नौ तफ्तीश करवा लें। देखें, लाहौर में रहने वाला शख्स जो रेपुटेडली, जो रिप्यूट उसकी है, वो अगर अपराइट की हो ना, उस पर कोई उंगली ना उठा सके उसकी तफ्तीश पे। नईम साहब, इन्वेस्टिगेशन चूंग के पास ये केस था, फिर बलाज जिनको अड्डे वाले कहा जाता है, उनका शकील बट जो आप सब इंस्पेक्टर है, उनका ख़ानदानी उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है, तो उसके कहने पे इस तफ्तीश को जो है वो CIA के हवाले कर दिया गया। ये उस ख़ानदान की बलाज के जो लवाहिकीन हैं, जो भाई हैं, उनकी ख्वाहिश पे DIG इन्वेस्टिगेशन ने ये तफ्तीश CIA को मार कर दी। तो अब एक या दो चांस तो उनके पास अभी भी हैं, 3 बल्कि हैं कि वो फर्स्ट बोर्ड में तब्दीली तफ्तीश में जा सकते हैं, अगर यही सूरत हाल रहती है जिस तरह से हमें लग रहा है कि ये केस भी पहले केसों की तरह होगा। तो आपने कहा कि पुराने कोई रिटायर या किसी को चले उनकी मामनत ली जा सकती है, तो आपको ये नहीं लगता कि इस केस को शायद उस तरह से ख़ानदान के लोगों ने टैकल भी नहीं किया, परसू भी नहीं किया, या उस तरह से लिया नहीं? हो सकता है, हमें तो अब नहीं पता कि वो कितना इस कंसर्न था उनका, लेकिन ज़्यादा ये होता रहा कि सोशल मीडिया पे एक इंसाफ के लिए अपीलें, और लोगों ने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपना जो है शक्ल को मशहूर करने के लिए बलाज कत्ल केस को जो है ना वो इस्तेमाल किया, उसको बेचा। देखें शेख साहब, एक बात तो आप देखें कि जो मुद्दई है ना मुतासिब साहब, वो खुद वकील हैं। जी हाँ, भाई हैं मकतूल के, और दुश्मनी बलाज तो इस तरह का आदमी नहीं था, बिल्कुल नहीं। जो भाई मुद्दई है ना उसके, जो आई विटनेस भी हैं, मौके में मौजूद थे, वो खुद कानूनदान है, उनको सारे तौर तरीके पता है। ठीक है। लेकिन
तफ्तीश तो पुलिस ने करनी है ना। आप शोबाजी के लिए, आई वॉश करने के लिए, अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए आईजी साहब 100 दावे करें, स्टेटमेंट्स दिए जाए, डीआईजी छापे मारें, खुली कचहरियाँ करें, अफसर तब्दील कर दें आप। ये सारे काम वो हैं जो लाहौर पुलिस, अब तो ये ख़त्म हो रहा है ना, हो ही गया, बल्कि हो ही गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया। हाँ, ये एक CIA में एक मुतमिन ग्रुप था, मुतमिन ग्रुप कहते थे उसको। उसने बड़ी बड़ी फाइलें पकड़ी, कंप्यूटर पकड़े, 2-3 लैपटॉप लिए, तस्वीरों का एक एल्बम पकड़ा और कुछ हथियार औजार, वेपन वो पकड़ा, गाड़ी ले गए, बड़ी सी क्राइम सीन यूनिट है, CSU कहते थे उसको, CSU पकड़ा और चले गए मुद्दई के घर। उसको खोल के दिखाई, डकैती हो गई जनाब, ये देखें ये शक्ल। उसने कहा ऐसे मिलती, शक्लें एक जैसी होती। अब कंप्यूटर पे लैपटॉप पे दिखाई, जनाब ये देखें, सारा कुछ हुआ। ये मुतमिन ग्रुप मुद्दई को ये समझाने, बड़ा होशियार हो मुद्दई, उसको ये समझाने में या दिल लुभाने में कामयाब हो जाते थे कि जनाब अब डकैती टेस हो गई। मुझे 1990 से लेके 2010 तक के 2 दहाइयों के मुकदमात अजबर हैं, ज़बानी याद है। बिल्कुल है। जितने केसों में से 100% कह रहा हूँ, 99% नहीं, 100% केसों में उस मुतमिन ग्रुप ने जिनको इत्मीनान दिलाया था ना मुद्दई को, उनकी आज तक वारदात टेस्ट नहीं हुई, न कत्ल की न डकैती की। बिल्कुल ठीक। अब ये पुलिस का नया मुतमिन ग्रुप था, मुतमिन ग्रुप, जिसने शायद उस कानूनदान मुद्दई को, उसके मुतासरा ख़ानदान को ये यकीन दहानी करा दी कि आपके मुलज़म अभी पकड़े गए कि सुबह पकड़े गए। आप मुझे बताएं, जिस जगह पे वाक़या हुआ उसके मुद्दई का कोई स्टेटमेंट मेज़बान जो था शादी का कहीं शामिल है? पूरी केस फाइल पढ़ लें बालाज की। किसी टिकटॉकर ने, किसी वीलॉगर ने, किसी ब्लॉगर ने, आप लोगों ने, रिपोर्टर्स ने कहीं ये सुना? नहीं सुना। सबसे बड़ी एविडेंस क्या थी कि क्या मुद्दई ने उसको बुलाया था, मुजफ्फर शूटर को दावतनामा दिया था? जिस जगह पे शादी हुई थी वहां पे तो अनइनवाइटेड बंदा जा ही नहीं सकता, जहां पुलिस की 20 गाड़ियां खड़ी थी। वहां असला लेकर कैसे पहुंच गया? कैसे पहुंच गया? क्यों नहीं पूछा आपने मेजबान से? जिसके बच्ची की शादी थी उसका स्टेटमेंट कहाँ है? एक। दूसरा, आप मुझे ये बताएं कि बालाज को किसने कहा कि जब मेहमान सारे चले गए और असला नहीं था, फर्ज करो उसके पास, गैर मुसल्ला था, या बॉडीगार्ड मेजबान के थे जिन्होंने गोली मारी मुजफ्फर को, बालाज को रोका किसने? उसको एंड तक किसी ने पूछा? ये तफ्तीश के नकाइस हैं। मुझे पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था, पता नहीं कोई जवाब तो किसी पुलिस अफसर का नहीं आया, अभी भी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, कि पुलिस की इतनी गाड़ियां बाहर खड़ी थी यार, वो शूटर गन्नों समेत चला गया अंदर। एक दूसरा नई बात जो मुझे इत्तला मिली है, घड़ी जा रही है कि जी वहां ये कहा जाएगा कि 2 शूटर और भी भिजवाए गए थे मुजफ्फर के अलावा। वो पकड़े भी गए बकौल पुलिस की तफ्तीश के। वो पकड़े गए, उन्होंने मार दिया मुजफ्फर को। हाँ। ठीक है कि मुजफ्फर की रैकी पर भी दो मौजूद थे। 2 वो और 1 ये 3। हाँ। अब 3 को कोई ना कोई बैकअप दे रहा होगा ना, कोई बैकअप कर रहा होगा। 2 और तो गिन लें, 5 लोगों का मुसल्ला गिरोह शादी की उस तकरीब में जाए जहां बालाज जैसे 10 दुश्मनदार मौजूद हों, तो पुलिस के मुंह पे बड़ा तमाचा इससे क्या हो सकता है कि वो अंदर जाके मार भी आए मुखालिफ को और भाग भी जाए। भागने वाला था कि गोली मार दी गई, वो मार दिया गया उसको। मेज़बान से पूछा ही नहीं गया कि भाई कौन थे, कहाँ से आए, कैसे गए, क्या कोई बाहर चेक कर रहा था, वॉक थ्रू गेट लगा था या क्या था? 100 के करीब सर्विंग और रिटायर्ड पुलिस अफसर थे वहाँ। खिचा जी, वहाँ पे शकील भट्ट भी मौजूद था जो टीपू के साथ दरीना दोस्ती और फैमिली के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक, वो भी मौजूद था, और कई पुलिस वाले मौजूद थे। देखें, इतने बड़े अहम अफराद वहाँ मौजूद हों और वो शख्स अपना काम कर दे, बड़ी आराम से मार दे अपने दुश्मन को। वो लोग कहते हैं मौजूद था ना मुद्दई वहाँ, यानी शायद जो मुद्दई है मुकदमे का, अपने भाई का, उसको क्यों नहीं मारा? क्या मुजफ्फर की पहले शनाख्त थी इससे, बालाज से? उसने कैसे पहचाना कि बालाज ये है? उसकी जेब से बालाज की तस्वीर निकली। ये किसने बताया?
पुलिस ने ना? बिल्कुल पुलिस ने बताया। पुलिस ने बताया, ठीक है। मुझे आप बताएं, उसकी जेब से मोबाइल नहीं निकला? निकला। वो इतना अहमक था, तस्वीर जेब में रख ले जाता, मोबाइल तस्वीर नहीं सेव कर सकता था? क्या वो इतना पागल था? जो बलात जैसे शख्स को कत्ल करने आया, उसने तस्वीर जेब में क्यों रखी थी पुलिस को देने के लिए? जिस तरह बम धमाका होता है, बाहर सारा कुछ जल जाता है पूरा शहर, और वहां एक कागज का टुकड़ा जो है साबित मिल जाता है कि हमने जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये ऐसे ही हमखाना काम है। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी की सारी कहानी गढ़ने की ज़रूरत क्या है? हम ओरिजिनल जो वाक़या था उस पर रहते। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। इस मुकदमे की तफ्तीश इतनी लूली लगड़ी है, इतनी माजूर है कि ये अदालत में सब के सब वॉश आउट हो जाएगी। 109 साबित नहीं होगी। बिल्कुल मेरे प्रिडिक्शन आप आज नोट कर लें। ये 109 साबित नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप तीफी और गोगी को कोई अहमक समझते हैं? वो दुश्मनदारी की उस स्टेज पे हैं जहां उनकी पुष्ट पे भी आंखें हैं। अगर तो उन्होंने गुनाह किया है तो फेस कर लेंगे ना, और नहीं किया तो आप कैसे फंसा सकते हैं उनको? कैसे? ठीक बात। एक तीसरी और बात, आप ये कैसे साबित करेंगे इहानत जुर्म? अगर उसको मुल्जिम लिखेंगे ना, आज मुल्जिम लिखेंगे, तो उनके तो ना टेलीफोन आपने बरामद किया, ना उनकी गुफ्तगू सुनी। अबैटमेंट साबित करने के लिए कोई सीडीआर होगी, कोई मुश्तरका अमल साबित करेंगे, कोई साजिश कहाँ बनी, ताना बाना कहाँ बुना गया, कोई गवाह होगा, गवाह पेश करेंगे, कुछ एविडेंस देंगे ना, डॉक्यूमेंटेड भी सर्कमस्टेंशियल भी, दोनों देंगे ना। वाकयाती शहादत भी कोई नहीं मिल रही, फिर इन शहादतों को कोलैबोरेट भी तो करना है, फिर फोरेंसिक साइंस से उसकी एक्सपर्टी भी तो लेनी है, फिर आपने ये भी साबित करना है कि ये टेलीफोन का रिकॉर्ड ये निकाला, इससे ये साबित हुआ उसका फलां से फलां कॉल मिली, उसके टाइमिंग भी वही है। एक दूसरा सबसे बड़ी बात, उजरती कातिल के लिए रकम की अदायगी साबित करनी है। क्या वो तफ्तीश के सारे सबूत गुजार दिए गए सफ़ाए मिसल से? शेख साहब, सफ़ाए मिसल पर एक सबूत नहीं गुजारा गया मेरी इत्तला के मुताबिक जो इस बात को साबित करे कि तीफी या मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, मैं एविडेंस की जो हकीकत है ना बुनियादी, वो बता रहा हूँ कि कानून की नज़र में क्या है। तीफी भट्ट, गोगी भट्ट पे ये जुर्म साबित करने के लिए आपको 4 काम करने हैं। आपने चारों काम नहीं किए, ओके, नहीं किए। अगर वो पकड़े जाते, चारों काम आपने नहीं किए, वो पकड़े जाते, वो पुलिस को कुछ कहते, फिर जाके अदालत में बयान देते कि जनाब हमने किया है, इकरार जुर्म कर ले। वो पकड़े नहीं गए, अदालत में पेश नहीं हुए, पुलिस के पास इकबाली बयान कोई नहीं। अब मुल्ज़िम इतना होशियार होता है कि पुलिस को जो स्टेटमेंट देता है अदालत में जाके मुकर जाता है। वकील उसको समझा देता है कि तूने ये नहीं कहना, ये कहना है। तो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट ने इस तरह के कितने मुकदमात भुगते हैं। वो ऐसी हिमाकत कोई कर सकते हैं कि जो इन्होंने लिखा उसको मान लेंगे वो? एक। दूसरा, आपने कहा तफ्तीश तब्दीली, सिर्फ मुल्ज़िम का हक नहीं है, मुद्दई का भी हक है, मुल्ज़िम दोनों का है। बिल्कुल है। मुद्दई ने तफ्तीश तब्दील कराई, बोर्ड में गया, अब मुल्ज़िम चला जाएगा 109। वो कुछ नहीं करेगा, हाईकोर्ट में पिटीशन करेगा कि जनाब मेरी तफ्तीश ए से लेके जी को दे देंगे। कहते रहो। आफ्ताब फुलरवान की पर्सनैलिटी पर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुल्ज़िम तो कर सकता है ना। मुल्ज़िम तो जज की तफ्तीश पे भी कर सकता है कि जज ने गलत जिरा करवाई मुझसे। फिर तीफी भट्ट, गोगी भट्ट कोई इस तरह के कौमी रज़ाकार हैं कि उन्होंने अपना वकील नहीं करना, क्या वो आगे गए मुझे पकड़ ले जनाब मैं आ गया हूँ, हमें चालान कर दो उसमें, ऐसे पागल है? वो वकील करेंगे, उसका डिफेंस होगा, इनकी लिखी हुई तफ्तीश चैलेंज होगी, और तफ्तीश चैलेंज उस शख्स की हो सकती है लाजमी, अदालत में भी उड़ जाती है दौरान तफ्तीश, प्रोसिक्यूटर भी उड़ा देता है और ये कह सकता है कि ये शख्स अपराइट नहीं है तफ्तीशी। अच्छा। हाँ जी, तफ्तीशी के साबिक रिकॉर्ड की बुनियाद पर उसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर यहाँ तफ्तीशी ऐसा होता जिसके ख़िलाफ़ कभी कोई दरख्वास्त उसके माजी में न दी होती किसी ने, बतौर ASI, बतौर सब इंस्पेक्टर, बतौर इंस्पेक्टर, बतौर DSP, बतौर SP, 5 मदारिज हैं जहाँ से वो गुजरे फुलरवान साहब। 5 दर्जों में से दर्जनों दरख्वास्तें उनके ख़िलाफ़ दी जाएंगी, आएंगी सब।
आ चुकी होंगी, तो क्या तिफी भट्ट, गोगी भट्ट उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उनको उन दरखास्तों को इस्तेमाल करेंगे इसने अगर ज्यादती की। हाँ, बाज़ औक़ात तफ्तीशी जो ज़हीन होते हैं, होशियार होते हैं, वो एक आध जुमला डाल के मुल्ज़िम को फेवर कर रहे होते हैं और ये साथ कहते हैं कि सर बेफिक्र हो भट्ट साहब, अदालत से ये भी काम मुक जाएगा। हाँ, ये और एक एंगल, एक आखिरी एंगल, वो एंगल ये है कि जब वो तफ्तीश की गई और उसके तकाजे पूरे नहीं किए गए तो अदालत तस्लीम नहीं करेगी। जो कमज़ोरियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, वो समझ लें। और इस केस के बारे में बिल्कुल वाज़ेह मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ और इसरार के साथ कह रहा हूँ शवाहिद की रोशनी में, कि इस केस की फाइल को बंद समझें, क्लोज फाइल केस समझें। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बलाज कत्ल केस में पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल की है। क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने किन किन मुल्ज़मान को कसूरवार पाया है और कौन से मुल्ज़मान जो हैं इस केस में बरी ज़िम्मा यानी कि बरी हो सकते हैं या जिनको बेकसूर कहा गया है। दूसरी जानिब हमने आपको ये भी दिखाया कि बलाज कत्ल केस में इससे पहले उसके वालिद और उसके दादा के कत्ल के केस में भी यही मुल्ज़मान 109 में मुल्ज़मान थे, लेकिन उसमें वो बेगुनाह करार पाए और उनको किसी किस्म की सज़ा नहीं दी गई। तजियाकार इस बारे में क्या कहते हैं और पुलिस इसमें क्या कहती है, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद कतई तौर पर ये नहीं था कि हम किसी किस्म की तफ्तीश पर असर अंदाज हों। हमने वो कुछ दिखाने की कोशिश की जो हक़ाइक़ पर मबनी है। हमने सिर्फ आपको वो दिखाया जिसमें पुलिस जिसने फ़ैसला करना है कि कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह है उसका मौक़िफ़ दिखाया और ये भी आपको दिखाने की कोशिश की कि गैर मुतनाज़ा लोग यानी कि तजियाकार इस केस के बारे में क्या कहते हैं, इस केस के ऊपर जो तफ्तीश पर सवालात उठाए जाते हैं उस पर वो क्या कहते हैं। ये सब कुछ आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।